बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, एम्ब्रियोलॉजी। टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी का इतिहास। भ्रूण के विकास का अध्ययन 19वीं शताब्दी में कोशिका सिद्धांत की स्थापना के बाद हुआ। इससे पहले भी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जो है वो पढ़ा जाता था, लेकिन जैसे ही कोशिका सिद्धांत की स्थापना हो गई, ये माना जाने लगा कि हर जंतु, हर एक सजीव का विकास है वो कोशिका से हुआ है। कोशिका उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। उसके बाद में भ्रूणोलॉजी का जो परिवर्धन है, भ्रूणोलॉजी का जो अध्ययन है, वो अधिक विस्तार से जो है वो समझ में आने लगा। एम्ब्रियोलॉजी के इतिहास का अध्ययन करने के लिए हम इसे दो भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। एक इसका प्राचीन काल और दूसरा आधुनिक काल। प्राचीन काल में हम दो सिद्धांतों की, दो विचारों की जो है वो बात करेंगे, पुरातन विचार और यूनानी विचार। आधुनिक काल में एम्ब्रियोलॉजी को समझने के लिए बहुत सारे सिद्धांत जो है वो दिए गए हैं, जिनमें पूर्व संरचना सिद्धांत, अनुजनन सिद्धांत, जनन स्तर अवधारणा, बेयर का सिद्धांत, जाति आवर्तन नियम अर्थात पुनरावर्तन का सिद्धांत, जनन द्रव्य सिद्धांत, मोज़ेक सिद्धांत, नियमनकारी सिद्धांत, प्रवणता का सिद्धांत और संगठन सिद्धांत। इन सिद्धांतों के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी में उसका किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से उसका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्राचीन काल। उसका नंबर 1 है पुरातन विचार। लगभग 3000 से 1500 वर्ष ईसा पूर्व भी भ्रूणिकी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो सबसे प्राचीनतम हैं। 600 वर्ष ईसा पूर्व लिए गए कुछ भारतीय धर्म ग्रंथों में भी नए प्राणियों की उत्पत्ति की 3 विधियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अंडों से जंतुओं का विकास होना, सजीवों से जंतुओं का विकास होना और बीजों से भ्रूण का विकास होना। इसका लिखित प्रमाण जो है वो 600 वर्ष ईसा पूर्व भी पाए गए हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी जो एक शाखा है, वो बहुत पुरानी शाखाओं में से एक है। भारतीय पुस्तक सुश्रुत संहिता में माता के गर्भ में मानव शिशु के परिवर्धन का वर्णन मिलता है। दूसरा प्राचीन विचार है यूनानी विचार। अनेक ग्रीक दार्शनिकों ने भी प्राणियों में परिवर्धन के विचार रखे, जिसमें एम्पीडोक्लस, हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, हेरोफाइलस व गैलेन जैसे वैज्ञानिक रहे हैं। एम्पीडोक्लस का मानना था कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व अपना विचार रखा। वह कहा, शिशु का निर्माण आंशिक रूप से नर जनक द्वारा व आंशिक रूप से मादा जनक द्वारा होता है। सबसे पहले एम्फिडोक्लस द्वारा जो है वो ये बताया गया कि किसी भी भ्रूण का निर्माण या किसी भी शिशु का जो निर्माण है, उसमें कुछ भागीदारी नर की होती है और कुछ भागीदारी मादा की होती है। हिप्पोक्रेट्स 460 से 370 बीसी मुर्गी के अंडे के परिवर्धन का अध्ययन जो है वो किया गया। अरस्तु 384 से 322 बीसी में मुर्गी एवं अन्य प्राणियों के भ्रूण का अध्ययन किया व डीजनरेशन एनिमेलियम नामक पुस्तक लिखी। अरस्तु को भ्रूणीय विज्ञान के पिता कहा जाता है। द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वो अरस्तु हैं। मीन्स जो एम्ब्रियोलॉजी की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है, वो अरस्तु को दिया जाता है। इतिहास का आधुनिक काल। इस आधुनिक काल में हम काफ़ी सिद्धांतों की जो है वो बात करेंगे।
उसमें सबसे पहला सिद्धांत है पूर्व रचना सिद्धांत। 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों की यह धारणा थी कि शुक्राणु व अंडाणु में पूर्व निर्मित भ्रूण अथवा वयस्क का लघु रूप उपस्थित होता है। वह केवल जो है वो बड़ा होकर नए जंतु का विकास करता है। अर्थात इस पूर्व संरचना सिद्धांत में ये कहा गया कि जितने भी जंतुओं का, नए जंतुओं का विकास होना है, उसका एक सूक्ष्म रूप या तो शुक्राणु में पहले से ही जो है वो विद्यमान है, या अंडाणु से जो है वो पहले से ही विद्यमान होता है। केवल उसका परिवर्धन होता है, केवल उसका आकार और आकृति में जो है वो वृद्धि होती है। इसे पूर्व संरचना सिद्धांत कहते हैं। इसमें भी दो वैज्ञानिकों का जो है वो अलग अलग मानना था। कुछ वैज्ञानिकों का जो है वो मानना था कि वो जो सूक्ष्म रूप है वो शुक्राणु के अंदर होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि वो सूक्ष्म रूप अंडाणु में पाया जाता है, जिसमें कुछ वैज्ञानिक मेलपिगी, हेलर, वोनेट व स्पेलोंजी द्वारा मानना था कि लघु भ्रूण रूप अंडाणु में होता है। शुक्राणु द्वारा केवल वृद्धि को उत्तेजित किया जाता है। इन वैज्ञानिकों को ओविस्ट की संज्ञा दी गई है। मतलब ऐसे वैज्ञानिक जिनका ये मानना था कि किसी भी वयस्क का छोटा प्रतिरूप अंडे के अंदर पाया जाता है, उन सोच को, उस थ्योरी को या उन वैज्ञानिकों को ओविस्ट कहा गया। जबकि दूसरी तरफ ल्यूवेनहॉक, हॉटसॉकर का मानना था कि भ्रूण का लघु रूप शुक्राणु के शीर्ष भाग में पाया जाता है। इसे होमनक्यूलस की संज्ञा दी गई। वे वैज्ञानिकों को स्पर्मिस्ट कहा जाता है। मतलब दूसरे तरह के वैज्ञानिक वो हो गए जिनका ये मानना था कि जो जंतु का सूक्ष्म प्रतिरूप है वो शुक्राणु के अंदर पाया जाता है, उन्हें स्पर्मिस्ट कहते हैं। और शुक्राणु के अंदर जो छोटा प्रतिरूप पाया जा रहा है उसे होमनक्यूलस कहा जाता है। और पूरा ये पूर्व संरचना सिद्धांत है। इसमें कहा गया कि जंतु का सूक्ष्म प्रतिरूप अंडाणु या शुक्राणु के अंदर पाया जाता है। दूसरा सिद्धांत है अनुजनन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे वोल्फ। 1759 में पूर्व संरचना सिद्धांत का जो है वो वोल्फ ने विरोध किया। वह मुर्गी के भ्रूण का अध्ययन कर बताया कि पूर्व में कोई संरचना स्थित नहीं होती, अंडों में धीरे धीरे नए अंडों का निर्माण होता है, जिसे अनुजनन अर्थात अधिजनन कहते हैं। इस मत का समर्थन जॉन फिंडरेच मैकल के द्वारा किया गया। अनुजनन सिद्धांत पूर्व संरचना सिद्धांत का पूर्ण रूप से खंडन करता है। और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह का पूर्व संरचना सिद्धांत में वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस तरह का कोई सूक्ष्म प्रतिरूप अंडे या शुक्राणु में पाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा अनुजनन में कि अंडों में धीरे धीरे जो है वो परिवर्तन होता है और उससे नए जंतु का विकास होता है। तीसरा सिद्धांत है जनन स्तर अभिधारणा। 18वीं शताब्दी के अंत में स्पेलेजोनी द्वारा मेंढक के जाइगोट में विदलन को पहली बार देखा। 1817 में पाउंडर द्वारा मुर्गी के भ्रूण में बाह्यजनन स्तर, अंतःजनन स्तर व मध्य जनन स्तर, तीनों प्राथमिक जनन स्तरों के निर्माण का अध्ययन किया। वह बताया कि इन प्राथमिक तीनों जनन स्तरों से ही आगे क्रमशः अंगों व संपूर्ण भ्रूण का विकास होता है। जनन स्तर में जो है वो कहा गया कि विकास के क्रम में सबसे पहले 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है।
अंतःजनन स्तर, बाह्य जनन स्तर और मध्य जनन स्तर। और ये तीनों जनन स्तरों से ही अंगों का निर्माण होता है। उन अंगों से जो है वो अंगतंत्र का निर्माण होता है और उसके बाद एक संपूर्ण जंतु का निर्माण हो जाता है, एक संपूर्ण भ्रूण का निर्माण होता है। उससे वृद्धि और विकास होने के बाद में संपूर्ण जंतु का निर्माण होता है। चौथा सिद्धांत है बेयर का सिद्धांत। बेयर को आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक माना जाता है। भ्रूणिकी के जनक हम मानते हैं अरस्तु को और आधुनिक भ्रूणिकी के जनक कहा जाता है बेयर को। बेयर द्वारा 1792 में इनका जन्म हुआ, 1876 में मृत्यु हो गई। ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन किया। वह बताया कि भ्रूण के विकास के क्रम में पहले सामान्य लक्षणों का विकास होता है, बाद में विशिष्ट लक्षणों का विकास होता है। इसे बेयर का नियम कहते हैं। इन्होंने डेवलपमेंट का एक फिक्स चीज़ जो है वो बताई कि किसी भी भ्रूण का या किसी भी जंतु में उसके विकास के क्रम में सबसे पहले सामान्य लक्षण या बड़े लक्षणों का विकास होता है, उसके बाद में विशिष्ट लक्षणों का विकास होता है। जैसे कॉर्डेटा में पहले नोटोकॉर्ड, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा खंडीय मांसपेशियों का परिवर्धन होता है। इसके बाद विशिष्ट वर्गों जैसे स्तनधारियों में बाल, पक्षियों में पंख, सरीसृप में शल्क का परिवर्धन बाद में होता है। और विकास की इन जंतुओं का जिनकी हम बात कर रहे हैं, विकास के चरण में देखा भी जाए तो प्रारंभिक अवस्थाओं में इनके लक्षण जो है वो लगभग समान होते हैं, एक जैसे नज़र आते हैं, सामान्य लक्षण एक जैसे नज़र आते हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे विशिष्ट लक्षणों का विकास होता है वो नए जंतु बनते जाते हैं। अगला सिद्धांत जाति आवर्तन का नियम अर्थात पुनरावर्तन का सिद्धांत। मूलर 1864, व्हीकल 1868 ने बेयर के नियम को जैव विकास की दृष्टि से व्याख्या की व पुनरावर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। वह कहा कि विकास के क्रम में पहले जातिगत लक्षण प्रकट होते हैं व बाद में व्यक्तिगत लक्षण प्रकट होते हैं। अर्थात पहले जाति के सामान्य लक्षणों का विकास होता है, इसके बाद में व्यक्ति विशिष्ट के लक्षण विकसित होते हैं। विकास के इस क्रम में जाति व व्यक्ति के लक्षणों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब उसी तरह की बात थी, लेकिन इन्होंने और स्पेशलाइजेशन किया कि पहले किसी जाति के लक्षणों का विकास होना है, मीन सामान्य लक्षण जो हर एक जाति के जंतुओं में, हर उस प्रकार के जंतुओं में जो लक्षण पाए जा रहे हैं उस तरह के लक्षणों का विकास होगा। उसके बाद में क्षेत्र वाइज एक विशेष व्यक्तिगत विशेष लक्षणों का जो विकास होना है उन विकासों का होगा। उसे जाति आवर्तन नियम अर्थात पुनरावर्तन का सिद्धांत कहा जाता है। नंबर 6 जनन द्रव सिद्धांत जर्म प्लाज्म थ्योरी। अगस्त बीजमैन 1904 में जनन द्रव सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसके अनुसार प्राणी या जंतु का शरीर दो प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बना हुआ होता है, एक जनन कोशिका और दूसरी कायिक कोशिका, जर्म सेल एंड सोमेटिक सेल। इसमें जनन कोशिका द्वारा जनन का कार्य किया जाता है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होता है। इन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण करने वाली जो इकाई है उसे हम जीन कहते हैं। और दूसरे प्रकार की कोशिका होती है जिन्हें कायिक कोशिका कहा जाता है। इनके द्वारा शरीर का निर्माण होता है और ये जंतु के साथ साथ ही समाप्त हो जाती है। इनके द्वारा लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। तो आसान सा हो गया। जनन द्रव सिद्धांत के अनुसार बीजमैन ने कहा कि प्रत्येक जंतु में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिका, कायिक कोशिका। जनन कोशिका का कार्य है जनन करना,
स्पेशली हम ये कहें शुक्राणुओं का निर्माण करना, अंडाणुओं का निर्माण करना और इन जनन कोशिकाओं में स्थित जीन के द्वारा लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किए जाते हैं। दूसरी प्रकार की कोशिकाएं हैं जिन्हें हम कायिक कोशिकाएं कहते हैं। वो कायिक शरीर का जो है वो निर्माण करती है और जंतु के साथ साथ ही समाप्त हो जाती है। कायिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो जीन हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण नहीं करते हैं। आगे कुछ सिद्धांत और हैं जिनको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।